नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम ट्यूटर्स में। मैं देवेंद्र सिंह। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जो कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं वो हैं अभी 8। ठीक है, कितनी है? 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो, बोली और भाषा में बहुत अंतर होता है। बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा जो है एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में 8 भाषाएं ऐसी हैं हिंदी की जो विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है सतसई, रामलला नहशु, पृथ्वीराज रासो, या फिर आलाह ऊदल। तो जिसमें हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाण मिलता है वह ग्रंथ आपको बताना है कौन सा है। तो वो है पृथ्वीराज रासो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, अब ये लिखा किसने था? ये चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान का संपूर्ण जीवन का चरित्र लिखा हुआ है। ठीक है, जीवन चरित्र का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है? ठीक है, साहित्य काल का विभाजन नहीं है। तो ऑप्शन चारों आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए अपना। देखो, हिंदी साहित्य का ये जो संयुक्त काल है ना, ये ऐसा कोई काल नहीं होता। ठीक है, आधुनिक एक काल हुआ था हिंदी साहित्य आदिकाल, जो कि 650 से लेके 1350 ईस्वी तक रहा था हिंदी साहित्य आदिकाल। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ था कि पूर्व मध्यकाल, या फिर उसे भक्ति काल भी कहते थे। पूर्व मध्यकाल जो कि 1350 से लेके 1650 तक रहा था। ठीक है, और हो गया उसके बाद में हो गया उत्तर मध्यकाल, जो कि 1650 से लेके 1850 तक। ये पूर्व मध्यकाल, ये उत्तर मध्यकाल हो गया, और आधुनिक काल हो गया एक 1850 से अब तक। ठीक है, तो ये जो संयुक्त काल है ये हिंदी साहित्य में कोई काल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है सौरसैनी, पैसाची, मागधी, या फिर अर्धमागधी। ठीक है, अभी ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है, और भी भाषा हैं जैसे बुंदेली, कन्नौजी, जैसे बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, जो भी हैं, मेवाती यानी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, ये जो भाषाएं हैं इनका जो विकास हुआ है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? किस प्रकार की भाषा है? तो ये है आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा। ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी,
राजस्थानी, बिहारी या फिर पूर्वी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी भाषा की बोली है, पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है। अब इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी? एक तो हो गई छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। दूसरी हो गई आपकी बघेली, और तीसरी हो गई अवधी। तो ये 3 भाषाएं जो हैं, ठीक है, 3 उपभाषाएं जो हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट हो गया आपका, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि भक्तिकाल का जो कवि है वो इनमें से कौन नहीं है। तो बिहारी, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो बिहारी जी जो हैं ये भक्ति काल के कवि न होकर ये रीति काल के कवि थे। किसके काल थे? किसके कवि थे? रीति काल के कवि थे। ठीक है, इनकी एक रचना थी बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। बाकी ये जो तीनों हैं ये भक्ति काल के कवि थे। ये जो बिहारी जी जो हैं ये सिर्फ रीति काल के कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है, यानी कहाँ पर बोली जाती है? ठीक है, देखो हाड़ौती बोली को हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो जयपुरी है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जयपुरी जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। ठीक है, तो हड़ौती जो है यानी जयपुरी जो है वो पूर्वी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अब पश्चिमी की कौन कौन सी हैं? पश्चिमी की हो गई आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी, शेखावटी ये हो गई पश्चिमी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की हो गई पश्चिमी की, लिख देते हैं अंदर, पश्चिमी की। पूर्वी राजस्थान की हो गई कौन कौन सी? ढूंढानी, ढूंढानी, ठीक है, हाड़ौती या फिर जयपुरी, जो अभी क्वेश्चन है जयपुरी। ठीक है, और उत्तरी राजस्थान की हो गई मेवाती, मेवाती या फिर अहीरवाटी, अहीरवाटी। और दक्षिणी राजस्थान की हो गई मालवी और निमाड़ी, मालवी और निमाड़ी। ठीक है, तो जयपुरी यानी हड़ौती जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ठीक है, तो गाजीपुर में जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। तो गाजीपुर जो है वो बिहार राज्य के नज़दीक है, तो यहाँ पर जो है वो भोजपुरी जो है वो बोली जाती है। भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश के, देखो बलिया हो गया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, जो भी बिहार राज्य के पास पड़ते हैं उनमें भोजपुरी का जो बोली जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। ठीक है,
अब देखो गाजीपुर क्या है कि ये बिहार राज्य के नज़दीक जिला है, ठीक है। तो इनमें जो है भोजपुरी बोली जो है वो बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अब गाजीपुर के साथ साथ और भी ज़िले हो गए, जैसे बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, बनारस, इनमें भी ज़्यादातर भोजपुरी बोली ही बोली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, हिंदी की आदि जननी क्या है, यानी हिंदी की आदि जननी क्या है। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृतक, ठीक है। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो वैदिक संस्कृत से हुआ है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा को ही हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अभी जो आज हम बोल रहे हैं हिंदी, आज के ज़माने में जो हिंदी बोली और समझी जाती है वो खड़ी बोली होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से ठीक आंसर हो जाता है। हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को या फिर 15 सितंबर को, ठीक है। अभी हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अभी 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया था। क्या किया गया था, राजभाषा घोषित किया गया था। कब, 14 सितंबर 1949 को। तो 1953 से, यानी 14 सितंबर 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी, मराठी या फिर पूर्वी हिंदी या राजस्थानी। तो ये जो तीन दी हुई हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थान, तो ये जो मराठी भाषा है ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। ये जो बोली है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है, बाकी तीन जो हैं ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। अभी आपको पता है कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, ठीक है, ये क्या है, ये हिंदी की उपभाषा हैं। तो कौन सी नहीं है, मराठी जो भाषा है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है, ठीक है। अभी पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी। ऐसे ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या फिर जयपुरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका स्वर नहीं है, क्या है ये, व्यंजन है, ठीक है। बाकी जो है आ, उ, ए, ये जो है स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा
था। ठीक है, तो ऑप्शन चारों आपके आपके सामने हैं। ठीक है, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर नीरजा। ठीक है, तो जो प्रथम महाकाव्य था खड़ी बोली का वो है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये हरिऔध द्वारा रचित एक काव्य है, हरिऔध। ठीक है, अयोध्या प्रसाद हरिऔध इनका पूरा नाम है। तो प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि रामवृक्ष वैनपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? ठीक है, माटी की मूर्तें जो हैं किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? तो ये जो है एक रेखा चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका, ओ सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये जो मगही जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये किसकी है? ये बिहारी हिंदी की भाषा है। ठीक है, मगही जो है बिहारी हिंदी की भाषा है। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों जो है बिहारी हिंदी की भाषाएं हैं। ठीक है, बिहारी हिंदी की बोली हैं, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? ठीक है, तो ऑप्शन है विद्या सुंदर, चंद्रावल, नई चाल में ढली या फिर कवि वचन सुधा। ठीक है, तो विद्या सुंदर जो है वो बंगला भाषा से अनुदित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? ठीक है, महाकवि राय की पदावली किसको दी थी शाहजहां ने? सेनापति, कादिर, बनारसीदास या फिर सुंदरदास। इनका पूरा नाम सुंदरदास है। तो महाकवि राय की जो पदावली दी थी वो कवि सुंदरदास को दी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। किसने दी थी? शाहजहां ने। कौन सी उपाधि दी थी? महाकवि राय की। ठीक है, पदावली दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो ज्ञानश्री शाखा के जो कवि हैं वो है कबीरदास, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कबीरदास जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि हो गए, और तुलसीदास जो हो गए ये राम भक्ति शाखा के कवि हो गए, राम भक्ति शाखा के कवि। और रहीमदास जो हो गए ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो गए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जैसी ये सूफी धारा के कवि हो गए, सूफी धारा यानी सूफी प्रमख्यान धारा के कवि हो गए मलिक मोहम्मद जैसी। तो ज्ञानाश्रय की हो गए आपके ऑप्शन नंबर ए जो है कबीरदास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जय जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके सामने बलदेव चंद्र, भगवान सिंह चंद्र बरदाई या फिर
भट्ट केदार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। भट्ट केदार द्वारा जयचंद्र प्रकाश काव्य लिखा हुआ है। ठीक है, और चंद्र बरदाई द्वारा आपको पता ही है पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है, जिसमें कि पृथ्वीराज का पूरा संपूर्ण जीवन का चरित्र उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जयचंद्र प्रकाश किसने लिखा था? भट्ट केदार। ठीक है, भट्ट केदार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर शुक्ल युग। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। अभी इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाला है। इसका जो राइट आंसर है यानी मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है? यूपी ट्रिपल एससी इनको छायावादी युग का कवि मानता है। ठीक है, छायावादी युग का मानता है, लेकिन ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर ट्रिपल सी में हो, यूपी ट्रिपल एस सी अगर पूछ रहा है तो वो छायावादी युग को सही उत्तर मानता है, ये नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन हैं? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो इसकी जो रचना करी थी वो करी थी हरिशंकर परसाई ने, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। मैथिली शरण गुप्त की और भी रचना है, जैसे भारत भारती, भारत भारती, रंगमय भंग, पंचवटी, झंकार, साकेत, ये किसकी हो गई? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, और धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधायुग, ये इत्यादि धर्मवीर भारती की हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के व्यंग्यकार हैं हरिशंकर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित रचनाओं को, रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो इधर की तरफ रचना दी गई हैं और इधर की तरफ रचनाकार। ठीक है, तो उनको आपको मिलान करना है। तो ए रचना है, पहली वाली जो रचना है नागमती वियोग वर्णन, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मलिक मोहम्मद जैशी ने। तो ए का जो हो गया वो हो गया फर्स्ट। बी पे चलते हैं, ब्रह्मा राक्षस। ब्रह्मा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो वो हैं आपके मुक्तिबोध यानी फोर्थ। सी आ जाती है झूठा सच। झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल यानी दूसरा। और अब बचा आपका लास्ट डी, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा के कौन है रचनाकार? तो अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हरि हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। तो ये पहला, शायद ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा तीसरा आएगा। ठीक है, तीसरा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी, नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। ठीक है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है, इसमें जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? ब्रजभाषा में कौन सी काव्य रचना है जो तुलसीदास द्वारा रची गई है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली या फिर ये सभी। तो तुलसीदास की जो सारी कविताएं हैं, ये जो रचनाएं हैं, ये सभी ब्रजभाषा में ही लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ये सभी कौन कौन सी हो गई? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली या फिर दोहावली। तो ये चारों जो हैं ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी के हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं। कन्नौजी, कन्नौजी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, हरियाणवी और बुंदेली। तो ये जो बोली हैं किसके अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली होती है। ठीक है, मेवाती किसके अंतर्गत आती है, तो मेवाती आती है आपके राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थानी के अंतर्गत। बघेली, बघेली आती है आपकी किसके अंतर्गत, जल्दी बताइए। बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। ठीक है, अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो ऑप्शन ये जो प्रेम पथिक है इसकी जो रचना हुई है वो अतुकांत शैली में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत अतिरिक्त कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है सिंधी, पंजाबी, बांग्ला या फिर नेपाली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी नेपाली भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। पंजाबी पंजाब राज्य की भाषा होती है, बांग्ला पश्चिम बंगाल की, सिंधी जो है वो सिंधु क्षेत्र की भाषा है। तो नेपाली जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। हवा में हस्ताक्षर जिसको पुरस्कार भी मिला है तो ये किस साहित्यकार की रचना है ये आपको बताना है। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। ठीक है, तो हवा में हस्ताक्षर जो है वो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। ठीक है, तो और इसको जो पुरस्कार मिला था वो 2009 में मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसको। ठीक है, कब मिला था, 2009 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, कैलाश वाजपेयी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी बोली नहीं आती है, कौन सी आती है। ठीक है, तो राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं बताइए जल्दी। तो राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। ठीक है, तो मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। मगही जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है, मेवाती। कौन कौन सी होती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या और जयपुरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैं पहले बता चुका हूँ कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 1953 से हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आप सभी को पता है कि व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है भाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में नहीं है, तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, आपको पता होगा। टा वर्ग में बताइए कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, और ये जो वर्ड होते हैं ये टा वर्ग के हैं। अब इनमें से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है दा जो है वो टा वर्ग का नहीं है। किस वर्ग का है फिर? ये हो गया ता वर्ग का। ठीक है, त, थ, थ, द, ध और न, ये टा वर्ग के हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत जो हैं। ये मेल हैं, अगर नाम से आपको इनको फीमेल समझें। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इनको प्रथम व प्रतिनिधि कवि माना है। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।